हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ 2023 का जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को प्रस्तावित है। इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम आप सभी के लिए ध्येय आईएएस की तरफ से जो आरओ के लिए टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसी को हम लगातार सॉल्व कर रहे हैं। अभी ध्येय आईएएस ने अपनी टेस्ट सीरीज को एक तरीके से मॉडिफाई किया है, बदलाव किया है और टेस्ट सीरीज में नए तरीके के प्रश्नों को समाहित किया है। तो आज की ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल न्यू टेस्ट सीरीज है ध्येय आईएएस की तरफ से जो दी जा रही है वो, और कल से आप सभी के लिए जीएस वर्ड की तरफ से जो नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उसको दोनों को हम एक प्रैक्टिस सेट आपको ध्येय आईएएस का सॉल्व कराएंगे और एक कराएंगे जीएस वर्ड का। दोनों को अगर आप लगातार सॉल्व करते रहेंगे एग्जाम तक और उससे संबंधित व्याख्या को अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ध्येय आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी गई है उत्तर प्रदेश जीएस की, ये पीटी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। टेस्ट नंबर 1 होगा और ये जीएस फुल लेंथ टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो हम यहाँ पर केवल हिंदी वाले पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें कि इसकी टेस्ट सीरीज आप हमारे टेलीग्राम से इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ डाउनलोड करके आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए मित्रों, आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो भी साथी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आप सभी के सामने आती रहे और आप सभी अपने एग्जाम की कंटिन्यू तैयारी करते रहें। आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे डिटेल के साथ। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन है आपके सम्मुख अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 गा के अंतर्गत या अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। जी हाँ मित्रों, प्रशासनिक अधिकरण, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ये जो अधिनियम आया था ये 1985 में आया था, यानी 1885 में अधिनियम आया था और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था अनुच्छेद 323 और इसमें एक कहा गया था कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। यहाँ एक आर्टिकल दिया गया है 343 आर्टिकल में संघ की जो राजभाषा है उसका वर्णन दिया गया है, संघ की राजभाषा। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संघ की राजभाषा का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 343 में दिया गया है। दूसरा प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया यह एक स्थायी सदन है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। जो राज्य विधान परिषद है ये राज्यसभा की तरह होता है। ठीक है, ये राज्य सभा की तरह होता है। जिस प्रकार राज्यसभा स्थायी सदन होता है, राज्य विधान परिषद भी एक तरीके से स्थायी सदन है। दूसरा, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि जो राज्य विधानमंडल का जो दूसरा सदन होता है उसे हम राज्य विधान परिषद कहते हैं और इसके 2/3 मेंबर नहीं होते, यहाँ पर इसके 1/3 सदस्य। कितने? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्त या अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर कितना दिया? 2/3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। या 2/3 की जगह 1/3 होना चाहिए था। ठीक है। तीसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी और डी सही है, ऑप्शन बी गलत है। 2/3 की जगह 1/3 होना चाहिए था। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुष्टि की थी। यानी इनमें से कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज्य को 2 स्तर पर लागू करने की बात कही थी। बताइए, ऑप्शन आप सभी के सम्मुख हैं, बता सकते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। कितने? 3 स्तरीय पंचायत की बात कही थी। दूसरा ऑप्शन होगा आपका एल.एम. सिंघवी समिति, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने जो पंचायती राज्य था उसके बारे में इसने भी डिस्कस किया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज्य की व्यवस्था का उल्लेख किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि 2 स्तरीय किसने कहा था?
अशोक मेहता समिति ने। हालांकि ये चारों समितियां आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? बताएंगे। ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? बात यहाँ पर हो रही है मूल कर्तव्यों की। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, वहीं इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिनकी वर्तमान में जो संख्या है वो 11 हो गई है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। तो हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। साथ देखिए, पहला दिया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग, तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। दूसरा, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, तो ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही विकल्प होगा। तीसरा, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो आप सभी मित्र क्या करें कि जो मूल कर्तव्य में जो 11 मूल कर्तव्य दिए गए, उन सभी 11 को आपकी जीभ पर या जुबां पर आपके रटे होने चाहिए कि 11 हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि इन 11 मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 4 का में कहा गया है इनका उल्लेख। और अनुच्छेद की वहीं अगर बात की जाए कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। तो आप सभी क्या करें, भाग 4 को अच्छे से देख लें, 11 मूल कर्तव्यों को याद रख लें, यहाँ से प्रश्न बनता है। पांचवा प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि प्रो टेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए, एक होता है स्पीकर जिसे हम बोलते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है प्रोटम स्पीकर। तो हमसे बोला गया प्रोटम स्पीकर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। पहला कथन है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, प्रोटम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। इस प्रकार इस विकल्प का आपको सही जवाब देना है। तो पहला जो विकल्प दिया गया है ये भी कथन सही है, दूसरा कथन दिया गया है ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। याद रखेंगे, प्रोटम स्पीकर का कार्य क्या होता है, एक तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है और उसे प्रोटम स्पीकर कहा जाता है। दूसरा, प्रोटम स्पीकर का कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। छठा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? ठीक है, हालांकि देखिए, किसी भी विधानसभा की न्यूनतम सीटें और अधिकतम सीटों का अगर बात की जाए तो न्यूनतम सीटें विधानसभा की 60 और अधिकतम सीटें विधानसभा की 500 हो सकती है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य हैं अपवाद में, उनके लिए विधानसभा की सीटों का प्रावधान अलग से किया गया है। जैसे गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सीटें होंगी। ये किस आर्टिकल में वर्णित है, तो ये आर्टिकल आपके 371 आई में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आर्टिकल गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है, आर्टिकल 371। ठीक है, ये आई वाला, हालांकि 71 तो ये सभी हैं। अब ये सभी अलग अलग राज्यों के लिए, जैसे बात करें यहाँ पर खाली 371 की, तो ये जो खाली 371 दिया गया है ये आपके महाराष्ट्र और गुजरात के लिए दिया गया है। किसके लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। वहीं एच वाले की बात करें, इसकी ऑप्शन नंबर ए की एच वाला, ये अरुणाचल प्रदेश को विशेष उपबंध देता है। ठीक है, वहीं जी की बात करें तो जी वाला जो है ये आपके मिजोरम को विशेष उपबंध देता है। तो हमसे पूछा गोवा राज्य, तो गोवा राज्य के लिए 371 आई होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 7वां, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है। अब हम पहले अभिकथन को पढ़ेंगे फिर कारक को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला अभिकथन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कारक है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो एक कथन दिया गया है ए के फॉर्मेट में, एक दिया गया आर के फॉर्मेट में। अब आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए, पहला कहा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं।
तो आपको बता दें कि जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पर दिया मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, तो इससे अर्थ यह सिद्ध होता है कि अभिकथन हमारा गलत हो गया। दूसरा है, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो दोस्तों बता दें, राज्य विधान परिषद के अगर सदस्यों की बात की जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, तो ये बात आपकी क्या है, सत्य बात है। तो इस प्रकार ए गलत है, यानी अभिकथन गलत है, और आर आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर की तरफ बढ़े तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की? बताएंगे, कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से इसने की। तो ये जो सिफारिश की गई थी, ये आपकी सहकारिता या फरकारिता आयोग की तरफ से की गई थी, और फरकारिता आयोग 1983 में गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? अब यहाँ पर भाग आपका 4 दिया गया है, ठीक है। बताएंगे इनमें जो 2 कथन दिए गए, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें से कौन कौन से कथन सही है? पहला है, इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा है, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए, पहला भी आपका बिल्कुल सही है और दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भाग 4 में किस चीज का उल्लेख है? तो याद रखेंगे DPSP का, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी का उल्लेख है, और ये दोनों प्रावधान उसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा कि दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो लोकसभा में SC और ST को जो आरक्षण दिया गया है, वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत वही बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में 84 सीट है, जो 84 सीटें हैं ये SC के लिए आरक्षित की गई हैं, और वहीं 47 सीटें आपकी ST के लिए आरक्षित की गई हैं। टोटल सीटों की बात करें तो 545 सीटें होती हैं लोकसभा की, इसमें से इतनी SC के लिए और इतनी SC के लिए आरक्षित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? बताइए किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता। आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है? तो आप सभी याद रखेंगे, इसमें दिया गया आपका छुआछूत, और आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। तो ये जो दोनों आर्टिकल दिए गए ये सामाजिक समानता के लिए दिए गए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सम्मुख हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, दंडित कैदियों को क्षमादान करना, या राज्यों एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। बताइए इसमें से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, दंडित कैदियों को क्षमादान करना। देखिए, दंडित कैदियों को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है, वो एक तो आपके राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है, किसको दी गई है? एक तो राष्ट्रपति को, और वहीं राज्यों की अगर बात करें तो ये राज्यपाल को दी गई है, राज्यपाल को दी गई। तो ये 2 व्यक्तियों को क्षमादान की शक्ति दी गई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए, आपको सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 330 अभी हमने देखा था, आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण, तो बी का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 320 कहता है कि लोकसभा आयोग के कार्य, तो अनुच्छेद 320 में दिया गया लोकसभा आयोग के कार्य, तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा। वहीं अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचन आयोग, क्या कहता है अनुच्छेद 324? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का गठन, तो आप इसे यहाँ सुमेलित करेंगे। 323 ए कहता है प्रशासनिक अधिकरण, तो इस प्रकार जब आप इसे सुमेलित करेंगे
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए मित्रों, जो संसद के दो सत्रों के बीच जो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, यह किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा आर्टिकल 85, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, तो किस प्रकार करेगी? एक तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा करती है। किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है कि 312 के तहत करती है। अब अगर राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करेगी तो किस प्रकार करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, 2/3 बहुमत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं है? बताइए, इनमें से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना संसद द्वारा हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग को हटाना संसद द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, महान्यायवादी को हटाना, तो ये दोस्तों संसद के द्वारा नहीं हटाया जाता। महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका आवश्यक नहीं होती। ये आर्टिकल 76 के तहत तो चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हम हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना। तो ये जो 3 कार्य किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये संसद के द्वारा किए जाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी को आर्टिकल 70 के तहत जिस प्रकार राष्ट्रपति के परसाद पर्यंत इसको पद धारण करता है, वही राष्ट्रपति के परसाद पर्यंत पद को भी राष्ट्रपति से ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के सम्मुख कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देखिए हिस्ट्री का प्रश्न है। पहला कथन आपके सम्मुख है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय वेवे जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। दूसरा, संगोली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। तीसरा, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इनमें से आप बताएंगे कौन कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही विकल्प होगा, देखिए पहला कथन आपका सही है और तीसरा कथन भी आपका सही है। पहला कथन भी आपका सही है और तीसरा कथन भी आपका सही है। अब देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय वेवे जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, संगोल की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। तो दोस्तों जो संगोल की संधि का जो संबंध था वो आंग्ल अफगान युद्ध से नहीं था, आंग्ल नेपाल युद्ध से था। ठीक है, तो ये गलत है दूसरा वाला, बाकी पहला और तीसरा दोनों सही है। सिक्किम का विलय डलहौजी के समय हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, यही चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तरफ पत्र पत्रिका, दूसरी तरफ संपादक या संस्थापक दिए गए हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हम सभी को बताना है। पहला है बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी, पहला ही गलत हो जाएगा। बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी की नहीं है। बहिष्कृत भारत की जो सभा थी, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी। तो ये हमें याद रखना है कि इसकी जो स्थापना थी वो अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। बाकी दैनिक जीवन, ये भी बिल्कुल सही है, शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई थी। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा की गई थी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, अस्पृश्य लोगों के नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए बहिष्कृत भारत या हितकारी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। वर्ष 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। बताएंगे, 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में किस व्यक्ति को शामिल किया गया था? इसमें देखिए सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया था, जस्टिन गुरदास बनर्जी को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा कि ए और बी दोनों ही सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है? बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए 1881 का कारखाना अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा।
ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। ये अधिनियम लॉर्ड रिपन लेकर आया था। कौन लेकर आया था? क्योंकि 1881 में आप सभी को पता है नियमित जनगणना हुई, तो ये रिपन लेकर आया था इस अधिनियम को, लॉर्ड रिपन। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? हमसे पूछा है उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मित्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बताइए 21वां प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री चंद ने। जी हाँ मित्रों, श्री चंद गुरु नानक के पुत्र थे, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। हमसे पूछ सकता है कि श्री चंद कौन थे? तो ये गुरु नानक के पुत्र थे और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्य प्रस्ताव विरोधी लीग था? बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका पहले नाम अखिल भारतीय अस्य प्रस्ताव विरोधी लीग था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिजन सेवक संघ। या मित्रों, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना थी वो 1932 में की गई थी, 1932 में। और करने वाले कौन थे? तो इसकी स्थापना करने वाले थे महात्मा गांधी जी। स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी कि अखिल भारतीय अस्य प्रस्ताव विरोधी लीग का पहले हरिजन सेवक संघ नाम था, जो 1932 में महात्मा गांधी द्वारा गठित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। दूसरा कथन है इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किए। तीसरा है इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई। ये तीनों ही कथन किस व्यक्ति के बारे में है? ये जो 3 कथन दिए गए, कथन 1, कथन 2, कथन 3, ये किस व्यक्ति के बारे में दिए गए हैं? तो ये तीनों के तीनों कथन दोस्तों आपके विलियम हॉपकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर बी, इसके बारे में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? बताइए किस गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? सही विकल्प होगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की, इसी वजह से अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कितने इंपोर्टेंट है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक। आपको सुमेलित करके बताना है कि किसकी स्थापना किसने की थी। चलिए एक एक करके बात करेंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करें तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। दूसरा है पेरिस इंडियन सोसाइटी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना ये मैडम कामा है, इन्होंने की थी। तीसरा यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना तारकनाथ दास ने की थी। चौथा है हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकमा ने की। तो 1, 2, 3, 4 यानी इसका सही विकल्प होगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए, यानी सुमेलित ही था पहले से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। देखिए कथन और कारक के रूप में प्रश्न दिया गया है। कथन कह रहा है कि चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारक है मेडकॉप ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो देखिए जो पहला कथन दिया गया है यह कथन बिल्कुल सही है कि चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा कथन दिया गया मेडकॉप ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन एक्ट लागू किया, यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन सही होंगे, ए और बी दोनों ही कथन सही होंगे। इसका सही विकल्प होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें या किसने भारतीय पुनः जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया था? आप सभी बताएंगे निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय पुनः जागरण का पिता अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिस वजह से इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब कार्य क्या किए थे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इन्होंने जो बुराइयां और जो अंधविश्वास फैला हुआ था
उसको दूर करने में इन्होंने काफी सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? मित्रों, ये दक्षिण भारत का जो इतिहास है उससे ये प्रश्न है कि संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? सही विकल्प होगा चोल साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चोल साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? यानी गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जो समकालीन थे वो थे आपके बाबर के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास बाबर के समकालीन थे। माफ कीजिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, माफ कीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यह पूछा कि निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो बाबर के समकालीन नहीं थे, क्योंकि बाबर की जो मृत्यु हुई थी, जो अंतिम युद्ध लड़ा था 1530 में, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो जन्म होता है वो 1532 में इनका जन्म होता है। तो इस प्रकार अकबर और जहांगीर के ये समकालीन थे, जबकि बाबर के समकालीन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा वो सल्तनत काल का साम्राज्यवादी शासक था जिसके साथ ये युग का आरंभ माना गया है? तो सही विकल्प होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल रहा है वो 1296 में ये गद्दी पर बैठता है और 1316 तक ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो ये इसका कार्यकाल है और इसी समय इसका राज्यारोहण हुआ। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। एक तरफ देखिए लेखक, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। हमसे पूछा है कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। देखिए नहीं शब्द दिया गया है और पिछले प्रश्न पे भी नहीं शब्द दिया गया था। आप बताएंगे इनमें से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। विज्ञानेश्वर, मिक्तंक्षरा, ये बिल्कुल सही सुमिलित है। माधव, ये आपके क्या है, लेखक है। रचना इनकी नागसुर विजय, ये भी बिल्कुल आपका सही है। जयदेव, गीत गोविंद, ये भी बिल्कुल सही है। गंगाधर शंकर विजय, ये आपका गलत है। गंगाधर शंकर विजय, ये आपका गलत है। देखिए शंकर विजय की जो रचना थी वो गंगाधर ने नहीं की, गंगाधर ने नहीं की, ये की थी विद्यारण्य ने। ये किसने की थी? तो आप याद रखेंगे, ये जो रचना की थी विद्या रंड जी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? चार ऑप्शन है। पहला है इसने महाराधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। दूसरा, गुप्त सम्मत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तीसरा, इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। फोर्थ है सभी कथन सत्य है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। इसने महाराधिराज की उपाधि धारण की थी, इसने गुप्त सम्मत चलाया और रजत मुद्राओं का भी प्रचलन किया। ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मामल्य शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए, मामल्य शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, नरसिंह वर्मन के समय में। अगला प्रश्न है, तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे, तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था वो डेट थी 1398। कौन सी डेट थी? 1398। अब आप बता सकते हैं 1398 में दिल्ली पर कौन शासक था? सही विकल्प होगा दिल्ली सल्तनत उस समय तुगलक वंश का शासक था, नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करके आप कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन देंगे। बताइए, देखिए यहाँ पर चार युद्ध दिए गए। सबसे पहले दिया गया दोहरिया का युद्ध। ये जो दोहरिया का युद्ध हुआ था ये दोस्तों 1532 में हुआ था। ठीक है, 1532 में हुआ था। एक युद्ध दिया गया चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दोस्तों आपका 1539 में हुआ था। शेर खां या जिसे शेरशाह कहते हैं, और दूसरी तरफ था आपका हुमायूं। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर के साथ हुआ था। ठीक है, बाबर के साथ, ये 1527 में हुआ था। एक है सर ए पुल का युद्ध। सर ए पुल का जो युद्ध हुआ था वो 1501 में हुआ था। कब? 1501 में। तो अब आप इसको कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं।
इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा 1501 वाला, फिर उसके बाद आएगा 1527 वाला, फिर 1532, फिर उसके बाद 1539। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। लोधियों का राजत्व सिद्धांत आधारित था, बताएंगे। लोधियों का राजत्व सिद्धांत आधारित था। इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगान सरदारों की समानता पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगान सरदारों की समानता पर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कथन और कारक के माध्यम से दिया गया है। देखिए कथन पढ़ेंगे। कथन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कारण है, इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो अब आप बताएंगे इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। देखिए सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है, तो ये तो बिल्कुल कथन सही है। इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान था परंतु इसे पढ़ा नहीं गया, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो आर है ना, ये ए की व्याख्या भी बिल्कुल सही करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3, कथन नंबर 4। पहला कथन है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। ठीक है, प्रश्न आप अच्छे से देखेंगे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है, तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा है, जैन साहित्य को आगम कहा गया है, ये क्या है, सत्य है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, ये वाक्य कैसा है, सत्य है। ठीक है, अगला कह रहा है, भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, ये भी वाक्य कैसा है, सत्य है। हमसे पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत है, यानी असत्य है। तो चारों के चारों में से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। चारों सत्य कथन है, तो ये आप याद रखेंगे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक, जैन साहित्य को आगम, भगवान बुद्ध शाक्य वंश से थे और प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। वाराणसी में एक हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, जोनाथन डंकन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, जोनाथन डंकन के माध्यम से। अगला प्रश्न है 40वां, उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन एक संबंधित नहीं है। यानी जो उत्तर प्रदेश किसान सभा से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, बताइए। यहाँ पर देखिए पहला नाम है इंद्र नारायण द्विवेदी, ये इनके संबंधित थे। ठीक है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे। गौरीशंकर मिश्र संबंधित थे। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यानी जो वेवेज द्वारा शिमला सम्मेलन 1945 में किया गया था, इसमें कांग्रेस की तरफ से किस व्यक्ति ने भाग लिया था। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, तो आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन योजना 16 मई, ये डेट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, 16 मई 1946, 16 मई 1946 को भारत आया था। और इसमें 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पेंथिक लॉरेंस। इसमें आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन कौन थे, तीनों के नाम मैंने बता दिए हैं। तो इस प्रकार इस विकल्प का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं शब्द का प्रयोग किया है। एक तरफ मध्यकालीन संत है और दूसरी तरफ कार्य क्षेत्र दिए गए। आप बताएंगे इनमें से कौन संबंधित नहीं है। देखिए शंकर देव का आसाम दिया गया है, ये इनका बिल्कुल सही क्षेत्र है। शंकर देव का जो कार्य क्षेत्र था ये आसाम राज्य से था। दूसरा है मलुक दास, तो मलुक दास का या राजस्थान दे रहा है, ये गलत हो जाएगा। मलुक दास का जो जन्म होता है वो इलाहाबाद में होता है। कहाँ पर होता है, इनका जन्म इलाहाबाद में होता है। तो इनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो कहाँ पर होगा, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश अर्थात इलाहाबाद की तरफ ही होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है। नारसी मेहता ये गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नामदेव महाराष्ट्र, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत था, बाकी तीनों सही थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? यानी जो 4 घटना है इनमें सबसे अंतिम स्थान पर कौन सी घटना आएगी, ये आप सभी को बताना है। सबसे पहले दिया सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो दोस्तों याद आप सभी को रखना होगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के माध्यम से और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद आता है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो आता है वो आपका 1990 में आता है, 1990 में। उसके बाद आता है आपका वुड डिस्पेच। ये जो वुड डिस्पेच आता है ये 1854 में आता है। उसके बाद आता है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, और वर्नाकुलम प्रेस एक्ट जो आता है ये दोस्तों आपका 1878 में आता है। इस प्रकार अंतिम की बात की गई यहाँ पर, अंतिम में कौन सा कार्य होगा, तो अंतिम में होगा आपका दोस्तों रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 1919 की घटना है, बाकी सभी 1800 की घटना है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। बताइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दिया गया है, पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ए में दिया गया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है 1775 से लेकर 1782 तक चला था। दूसरा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये 1824 में प्रारंभ होता है, ये 1824 में प्रारंभ होता है, 1826 तक जाता है। तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 में प्रारंभ होता है और 92 तक जाता है। अगला है द्वितीय आंग्ल विसिक युद्ध, ये आपका 1848 में प्रारंभ होकर 49 तक जाता है। तो इसी प्रकार पहले का पहला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ए का पहला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद, माफ कीजिए, भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है। बताइए निम्न में से किस महापुरुष ने ये कथन कहा था। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। भगत सिंह का यह मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं लाई जा सकती, व्यापक आंदोलन ही क्रांति का एक माध्यम होता है। तो ये भगत सिंह के विचार थे। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद एक ही बात कही थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी। ये तो आपको याद रखना है कि मंगल बाबा की जो उपाधि थी ये किस व्यक्ति को दी गई थी, तो ये दोस्तों आपको महात्मा गांधी को दी गई थी। देने वाले कौन थे, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों के माध्यम से ये उपाधि दी गई थी। ये किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, बताइए। ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। देखिए बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता, बताइए। रेबीज, टिटनेस, पोलियो या मेनिनजाइटिस। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा मेनिनजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, टिटनेस आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। ये टिटनेस जो माफ कीजिए मेनिनाजाइट्स जो बीमारी है ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है, झिल्ली को प्रभावित करती है, ना कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। बताइए मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक जो रसायन है इसका स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है, एलर्जी के समय, कुष्ठ रोग के समय, कोरोना के समय या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, एलर्जी के समय। ठीक है, तो याद रखना जब एलर्जी होती है तो ये जो सीरोटोनिन नाम का जो रसायन है इसका जो स्रावण है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है। बताइए मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है। शारीरिक रोग, साइटोकाइनिन रोग या रोध या कायसिकी रोध या कोशिकीय रोध। सही विकल्प होगा कायकीय रोध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप याद रखेंगे जो रोग होते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा होती है,
जिसे सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं आंख के आंसू, आमाशय का अम्ल, काय की रोग के उदाहरण है, जिसमें एक लार भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आज की वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार आप सभी को डेली ध्येय आईएएस की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसके 50 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोग बताएं आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया और कुल कितने प्रश्न आपके सही रहे। एक्यूरेसी के साथ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रकार की सीरीज कंटिन्यू हमारे चैनल पर चलती रहेंगी। कल से जीएस वर्ड की तरफ से जो नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उसको भी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आप सभी के सामने आती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।